नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने उत्तर भारत के लगभग हर राज्य में एक ना एक बार सरकार बनाई है, लेकिन दक्षिण भारत आज भी मोदी के करिश्मे या बीजेपी के पाले में नहीं आया। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के अच्छे दिन आने के बावजूद दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी सिफर स्थान पर ही रही। अगर सिंबॉलिक तौर पर कर्नाटक राज्य को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के किसी भी दूसरे राज्य में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। ये सत्य घटना है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में लगातार मेहनत करने के बाद भी बीजेपी एक मजबूत संगठन अभी तक नहीं दे पाई है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों से बीजेपी लगातार दक्षिण भारत से आने वाले बड़े चेहरों को अलग अलग संस्थानों में मौका दे रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो दक्षिण भारत को लेकर कितनी गंभीर है। साथ ही अगर दक्षिण भारत के लोगों ने मौका दिया तो वो अच्छा काम करेंगे। यही कारण रहा है कि बीजेपी ने इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की और केसीआर पर हमला भी बोला और इस बार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को सिर्फ दक्षिण भारत से चुना। उनमें से ये 4 नाम हैं: संगीतकार इलैयाराजा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और मशहूर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर वी विजयेंद्र, और एक नाम है पीटी उषा का। जानकारों की माने तो भले ही ये नाम राष्ट्रपति नामित करते हों, लेकिन ये स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल की ही ये सूझबूझ है और उन्होंने ही ये तय किया है। इस बार के 4 नामों से यह साफ हो गया है कि बीजेपी दक्षिण भारत को लेकर काफी गंभीर है और वहां अपनी पहचान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। कई दूसरे जानकारों की माने तो 2024 काफी नजदीक है और उससे पहले शाह और मोदी दांव चल चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसमें से सिर्फ 29 सीटें दक्षिण भारत से आई थी। अहम बात यह है कि बीजेपी को तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तमिलनाडु में बीजेपी ने AIDMK गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। केरल में भी बीजेपी ने खूब दम झोंका था, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के आगे उनकी एक भी न चली और उनका खाता नहीं खुला। इसी वजह से इस बार नामित सदस्यों को भेजकर बीजेपी ने दांव चला है। अपने जमाने की रफ्तार की रानी रही एथलीट पीटी उषा केरल से आते हैं, इलैयाराजा तमिलनाडु से आते हैं और दलित हैं। इसके अलावा वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर के प्रमुख हैं। वहीं विजयेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मतलब यह है कि ये चारों नाम के साथ ही बीजेपी ने 4 राज्यों को साधने की कोशिश की है। इसी तरह नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कई मंत्री भी दक्षिण भारत से हैं और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी दक्षिण भारत से ही आते हैं। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी को तेलंगाना इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि राज्य की स्थापना से लेकर केसीआर ही मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका एक छत्र शासन जारी है। केसीआर के अलावा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के विरोधी हैं। बीजेपी और ओवैसी को एक दूसरे का विरोध सूट करता है। ऐसे में बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति वाली जमीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक आसान टारगेट माने जा रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में दक्षिण भारत में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। तमिलनाडु में AIDMK में गुटबाजी चल रही है और बीजेपी को कोई खास आधार नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में केसीआर का दबदबा है और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के पास धमाकेदार बहुमत है। चंद्रबाबू नायडू से अलग होने के बाद बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में भी कुछ खास बचा हुआ दिखाई नहीं देता है। केरल में बीजेपी ने काफी हाथ पैर चलाकर देख लिया है, लेकिन उसके पास कोई भी कामयाबी नहीं आई है। दूसरी तरफ वायनाड से राहुल गांधी के सांसद होने की वजह से कांग्रेस भी लगातार लेफ्ट पर हमलावर है और वो बीजेपी को यहां थोड़ा भी स्पेस देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी ने नामित राज्यसभा सदस्यों पर दांव लगाकर बड़ा गेम खेला है। अगर गेम पलटा तो मोदी शाह देश के सबसे बड़े राजनीतिक धुरंधर साबित होंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी जैसे पहले सिफर पर थी वैसे ही दक्षिण भारत में वो फिर से एक बार सिफर पर ही रहेगी और उसे हार जीत से कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा और फिर उसकी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि नामित सदस्य क्या बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं या फिर नहीं।